एक बार और देखें। मार्क्स के अनुसार श्रमिक मशीनों की सहायता से ही अधिक उत्पादन करता है। यहाँ पर मशीनें स्वयं कुछ भी उत्पादित नहीं करती। मतलब कार्ल मार्क्स कहते हैं कि मशीनें कुछ भी नहीं है अगर श्रमिक नहीं है तो। श्रमिक ही सब कुछ उत्पादन करते हैं, मशीनें कुछ नहीं करती। अब ये बिंदु पूर्णतः सत्य है या नहीं, यह हम आगे देखेंगे। कार्ल मार्क्स मानते हैं कि जो उद्योगपति होते हैं वे अपनी तकनीकें मशीनों को आधुनिक रूप में विकसित कर श्रमिकों से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करवाते हैं। मार्क्स ने स्पष्ट रूप से कहा कि श्रमिक उससे कहीं अधिक उत्पादित करता है जितनी कि उसे मजदूरी दी जाती है। श्रमिक की यह मजदूरी उसके न्यूनतम जीवन से अधिक नहीं हो सकती क्योंकि श्रमिकों की अधिकता होती है। मार्क्स पूंजीवादी उद्यम में कार्य दिवस को दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला आवश्यक श्रम तथा दूसरा अतिरिक्त श्रम। इसी आधार पर श्रमिक का श्रम भी आवश्यक व अतिरिक्त श्रम में विभाजित समय तथा अतिरिक्त समय होता है। मतलब मजदूरी भी विभाजित होती है आवश्यक व अतिरिक्त, और समय भी विभाजित होता है आवश्यक समय व अतिरिक्त श्रम। आवश्यक श्रम तथा अतिरिक्त आवश्यक श्रम तथा आवश्यक श्रम समय वह श्रम समय या वह श्रम है जो श्रमिक के लिए आवश्यक साधनों के मूल्य को पुनरुत्पादित करने के लिए आवश्यक होते हैं। यानी कि आवश्यक समय व आवश्यक श्रम वह है जिसके लिए मजदूर को रोकड़ा मिला है, उसे वेतन मिला है। और जबकि अतिरिक्त श्रम समय वह है जो अतिरिक्त उत्पादन मजदूर कर रहा है और इसकी पूंजीपति हड़प लेता है और इसका अतिरिक्त श्रम का वह पैसा देता ही नहीं, ओवर टाइम का। यहाँ ओवर टाइम से मतलब वो वाला ओवर टाइम नहीं है कि 8 घंटे के बाद 9-10 घंटे ओवर टाइम कहलाएंगे। यहाँ पर 8 घंटे में ही अतिरिक्त श्रम हो रहा है। मतलब पूंजीपति बोल तो रहा है कि आपको 50 कुर्सियाँ बनानी है 8 घंटे में, लेकिन उसने तकनीक इतनी उच्च कर दी कि 8 घंटे में 50 क्या 500 कुर्सियाँ बनने लगी है। लेकिन मजदूर को तो भाई काम ज़्यादा करना पड़ रहा है, लेकिन पैसे तो उससे 50 कुर्सियों के ही मिल रहे हैं ना। ऐसी समझने वाली बात है, आप समझदार हैं। मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत की व्याख्या एक सरल रूप में की जा सकती है। उनके अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत की दी हुई अवधि में कुल उत्पादन V 3 तत्वों का योग होता है जो निम्न है। 3 तत्व कौन से हैं? पहला तत्व है स्थिर पूंजी C, अर्थात उत्पादन में प्रयुक्त मशीन, यंत्र आदि का मूल्य। दूसरा परिवर्तनशील पूंजी V, अर्थात श्रमिकों की मजदूरियां आदि। और तीसरा अतिरिक्त मूल्य बराबर S। इस प्रकार B बराबर C मतलब मशीन यंत्र आदि का मूल्य प्लस श्रमिकों की मजदूरियां प्लस अतिरिक्त मूल्य। ठीक है। उपयुक्त समीकरण में से हम 3 समीकरण प्राप्त करते हैं। पहला S/V मतलब शोषण की दर, V/ मतलब V/C/V बराबर पूंजी की आंतरिक संरचना, फिर S/C प्लस V बराबर विनियोजित पूंजी का पर लाभ की दर। यह स्वयं सिद्ध तथ्य है कि श्रमिक आंशिक रूप से स्वयं के लिए और आंशिक रूप से पूंजीपतियों के लिए कार्य करता है। यदि S/V बराबर 1 हो तो इसका अर्थ होगा कि श्रमिक कुछ समय में से आधा समय अपने जीवन निर्वाह साधनों का उत्पादन करने में व्यय करता है। मार्क्स ने अतिरिक्त मूल्य में वृद्धि हेतु अपनाए जाने वाले प्रमुख उपाय बताए हैं। कैसे कैसे उद्योगपति श्रमिकों से अतिरिक्त श्रम करवाता है, देखिए जानते हैं। कहीं आप इनका शिकार तो नहीं।
कार्य के घंटे बढ़ाकर अतिरिक्त मूल्य बढ़ाया जा सकता है। यदि कार्य के घंटे बढ़ाकर 12 कर दिए जाएं तो अतिरिक्त श्रम बढ़कर 6 घंटे हो जाएगा। मतलब पहले 6 घंटे काम कर रहा था, 12 घंटे हो गए, मतलब 6 घंटे अतिरिक्त काम कर रहा है भाई मजदूर। श्रमिकों की मजदूरियां कम करके जैसे कंपनी वाले कहते हैं ना, काका जी कंपनी घाटे में चल रही है, आपकी सैलरी में थोड़ी कटौती करनी पड़ेगी, ये होता फायदे की बात। भी अतिरिक्त मूल्य को बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए महिलाओं व बच्चों को श्रम के रूप में रखकर यह है मुख्य बात। महिलाओं व श्रम को मजदूरी के रूप में रखकर उन्हें कम मजदूरी दी जा सकती है अथवा श्रमिकों के जीवन निर्वाह हेतु आवश्यक उपभोग की वस्तु की कीमत कम करके नीची मजदूरी निर्धारित की जा सकती हैं। महिलाओं एवं बच्चों को कारखानों में लगाया जाता है एवं उन्हें कम मजदूरी दी जाती है पुरुषों के मुकाबले, और उद्योगपति अपना फायदा निकालते हैं। उन्नत तकनीक, अच्छे उपकरण आदि का प्रयोग, यह एक अच्छा बिंदु है। इस तरह उन्नत तकनीकों का प्रयोग करके श्रमिकों की उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है। आधुनिक मशीनों का प्रयोग करके श्रमिक कम समय में ही अपने जीवन निर्वाह के बराबर उत्पादन करने में सक्षम हो जाता है और अतिरिक्त मूल्य या पूंजीपति के लाभ में वृद्धि हो जाती है। कार्य के घंटे में वृद्धि करके अथवा मजदूरियों को कम करके अतिरिक्त मूल्य को बढ़ाने की एक सीमा है, परंतु इसे श्रमिकों की उत्पादकता में वृद्धि करके अपेक्षाकृत आसानी से बढ़ाया जा सकता है। मतलब अगर मजदूरियों का वेतन कम नहीं कर रहे हैं तो आप उनकी उत्पादकता में वृद्धि कर दीजिए, इससे खुद ब खुद फायदा होने लगेगा। कार्ल मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद से पूर्व अर्थात साधारण वस्तु उत्पादन के अंतर्गत लोग वस्तुओं का उत्पादन करते थे और फिर उसे द्रव्य में परिवर्तित करके अपनी आवश्यकता की वस्तु का क्रय करते थे। इस प्रकार द्रव्य का प्रयोग विनिमय के माध्यम के रूप में होता था, द्रव्य पूंजी के रूप में प्रयुक्त नहीं होता था। इस अवस्था में वस्तु परिचालन को निम्न प्रकार व्यक्त किया गया है। सी मतलब क्या हुआ, वस्तुओं का उत्पादन, और एम मतलब द्रव्य, और सी का मतलब वस्तुओं को क्रय करना। ठीक है, जैसे ऊपर भी है सी ये इसका सूत्र होगा। परंतु पूंजीवादी व्यवस्था में द्रव्य का प्रयोग वस्तुओं को खरीदकर उन्हें ऊंचे मूल्य पर बेचकर अधिक द्रव्य कमाने के लिए किया जाता है। द्रव्य की इस गति को निम्न प्रकार दिखाया गया है। द्रव्य मतलब पैसे। एम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, जैसे कि अंग्रेज हमारे साथ करते थे, वे हमारा कच्चा माल हमसे सस्ते दामों में खरीदते थे और उनसे वस्तुओं को बनाकर ऊंचे दामों पर हमें ही टिकाते थे। तो ये दूसरा वाला एग्जाम्पल हो गया। तीसरा क्या है, उपयुक्त सूत्र में यदि दोनों एम बराबर हो, अर्थात पूंजीपति के पास जितना द्रव्य पहले था उतना ही द्रव्य बाद में बचे, तो सारी प्रक्रिया निरर्थक होती है। पूंजीपति का उद्देश्य लाभ प्राप्त करना है तथा द्रव्य की गति में बाद वाला एम पहले वाले एम से अधिक होना चाहिए। इसलिए पूंजीवादी व्यवस्था में द्रव्य की गति को मार्क्स नीचे दिए गए सूत्र में व्यक्त करते हैं, जिन्हें उन्होंने पूंजी का सामान्य सूत्र कहा है। पूंजी का सामान्य सूत्र क्या है, एम सी एम, मतलब जो पहला वाला द्रव्य है उससे ज़्यादा होना चाहिए दूसरा वाला द्रव्य, मतलब जितना निवेश कर रहे हैं उससे ज़्यादा लाभ प्राप्त होना चाहिए। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पूंजीपतियों का उद्देश्य ही होता है ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना। जैसे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्देश्य था भारत से ज़्यादा लाभ कमाना। यहाँ एम जो मूल राशि
एम के ऊपर वृद्धि को दर्शाता है, मतलब जो एम और इसके ऊपर डॉट बना हुआ है ये एम की वृद्धि को दर्शाता है, मतलब द्रव्य और ज़्यादा हो चुका है, जिसे मार्क्स ने अतिरेक मूल्य नाम दिया है। अतिरेक मूल्य क्या है? ये है कि जो पहले द्रव्य था, जो द्रव्य पहले खर्च किया था, अब वो द्रव्य उससे ज़्यादा होना चाहिए। इसे मार्क्स ने क्या कहा है? अतिरेक मूल्य का नाम दिया है और इसके लिए अपने सूत्र में एम अक्षर का प्रयोग किया है। इस प्रकार पूंजी की गति है और उन्होंने सूत्र दिया है एम सी एम एम प्लस एम, जहाँ सी बराबर वस्तु है, एम बराबर द्रव्य है और जो एम डॉट है, एम प्लस एम है, इसका मतलब है द्रव्य के साथ उसमें वृद्धि अर्थात अतिरेक मूल्य है। मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था में द्रव्य वस्तुओं के विनिमय माध्यम न होकर लाभ कमाने और मालामाल बनने का साधन है। पूंजी के नाते द्रव्य की गति अंतहीन है। अब हम देखेंगे कार्ल मार्क्स का पूंजीवादी विकास का सिद्धांत, कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ कार्ल मार्क्स। मार्क्स के पूंजीवादी विकास सिद्धांत की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार है। उत्पादन के घटक, वैसे इनमें ज़्यादा समझने का है नहीं, इसलिए हम कम समय लगाएंगे। मार्क्स के अनुसार श्रम उत्पादन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है। मार्क्स ने पूंजी व साहस के महत्व को भी स्वीकारा है। उनके विचार में पूंजी के अत्यधिक प्रयोग के कारण ही तकनीकी प्रगति संभव होती है, जिसके उत्पादन व लाभ की बढ़ती हुई मात्रा साहसी को अधिक विनियोग करने के लिए प्रेरित करती है, परंतु वह पूंजी को पिछले श्रम का ही उत्पाद मानते हैं। उनके अनुसार उसका मूल्य केवल इसलिए है कि वह भूतकाल में उस पर श्रम व्यय किया गया है। कार्ल मार्क्स यहाँ पर मानते हैं कि पूंजी से ज़्यादा महत्व श्रम का है। अगर श्रम न होता तो पूंजी न होती, इसलिए उत्पादन का एक महत्वपूर्ण घटक श्रम है, न कि पूंजी। दूसरा बिंदु है विनियोग। कार्ल मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में विनियोग की मात्रा लाभ की मात्रा पर निर्भर करती है। अधिक लाभ संभावनाएं पूंजीपतियों को अधिक विनियोग करने के लिए प्रेरित करता है। लाभ की यही मात्रा अतिरेक मूल्य पर निर्भर करती है और यह अतिरेक मूल्य श्रम के कारण प्राप्त होता है। यहाँ पर कार्ल मार्क्स कहना चाहते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में विनियोग की मात्रा, मतलब जो इन्वेस्टमेंट होता है, जो निवेश होता है, उसकी मात्रा प्रॉफिट मतलब लाभ पर निर्भर करती है और जो लाभ होता है, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने के लिए पूंजीपति अतिरेक मूल्य श्रम का उपयोग करते हैं और श्रमिकों का शोषण करते हैं। विकास। पूंजीपति का प्रमुख उद्देश्य अपने लाभ को अधिकतम करना होता है, जिसके लिए वह श्रमिकों को अधिक से अधिक घंटे काम करवाकर उन्हें कम मजदूरी प्रदान करते हैं तथा श्रम बचत उपायों को लागू करते हैं तथा इसके एक ओर पूंजीपतियों के लाभों में वृद्धि होती है तो दूसरी ओर श्रमिकों के शोषण से उनमें पाई जाने वाली गरीबी व बेरोजगारी लगातार बढ़ती रहती है। पूंजी कुछ हाथों में केंद्रित हो जाती है तथा लाभ की मात्रा गिरने लगती है। इस प्रकार पूंजीवाद अपनी बर्बादी के बीज स्वयं बोता है। यहाँ पर कार्ल मार्क्स कहना चाहते हैं कि पूंजीवाद एक समय पर स्वयं का अंत करता है और वह मिटकर समाजवाद बनता है। पूंजीपति अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए गला काट प्रतियोगिता प्रारंभ करते हैं, मतलब इतनी कठोर, इतनी खतरनाक प्रतिस्पर्धा होती है कि कंपनियां एक दूसरे के कंपटीशन में छोटी कंपनियों को या तो ख़त्म कर देती है या उन्हें अपने अधीन कर लेती है। इस लड़ाई में वही अपना अस्तित्व बचा पाते हैं जो अधिक शक्तिशाली और अधिक धनवान होते हैं। छोटे छोटे पूंजीपति धीरे धीरे श्रमिकों की श्रेणी में ही आ जाते हैं। इससे पूंजीपतियों की संख्या कम तथा श्रमिकों की संख्या अधिक हो जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा, जो माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियां हैं वे छोटी छोटी कंपनियों का अधिग्रहण कर लेती हैं। जैसे कि हाल ही में जो
कैंडी क्रश गेम है या फिर पबजी का टेंसेंट कंपनी है, इन्हें माइक्रोसॉफ्ट ने अपने अधीन कर लिया, खरीद लिया। क्या नाम है राइटर? कार्ल मार्क्स के अनुसार ऐसे में प्रतिस्पर्धात्मक पूंजीवाद के स्थान पर एकाधिरात्मक पूंजीवाद का उदय होता है और स्थिर पूंजीवादी शोषण व पतन की चरम सीमा पर होती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में संकट। अभी हमने किस बिंदु को पढ़ा? हमने पढ़ा पूंजीवादी विकास का सिद्धांत। इन्होंने बताया कि पूंजीवाद किस तरह बढ़ता है और किस तरह से उसका अंत हो जाता है। इन्होंने बताया कि उत्पादन का घटक जो कि श्रम पर होता है और फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो व्यापारी होते हैं वो किस तरह शोषण करते हैं और फिर वो एक प्रकार से एकदम से विकास करते हैं लेकिन वो समाप्त हो जाते हैं और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था खत्म हो जाती है। अब देखते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में संकट किस तरह से आता है, किस तरह से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था खत्म होती है, देखते हैं। मार्क्स ने पूंजीवादी देशों के संबंध में भविष्यवाणी करते हुए कहा कि इन देशों में भयंकर मंदी व आर्थिक संकट की दशाएं उत्पन्न होती रहेंगी। उनके अनुसार पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में इन संकट के 3 प्रमुख कारण हैं। अब हम देखते हैं कौन कौन से 3 प्रमुख संकट हैं। पहला, लाभों के गिरने की प्रवृत्ति। मार्क्स के अनुसार लाभों के गिरने की प्रवृत्ति के लिए पूंजीपति स्वयं उत्तरदायी होते हैं। पूंजीपति अतिरिक्त मूल्य को बढ़ाने के लिए श्रम बचत उपायों को अपनाते हैं। इसके लिए वह परिवर्तनशील पूंजी पर होने वाले व्यय को कम करते हैं तथा मशीनों व उपकरणों जैसे स्थिर पूंजी व्यय को ही बढ़ाते हैं। मशीनों पर अत्यधिक व्यय होने पर बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है और मशीनों का प्रयोग अधिक होने के कारण इन वस्तुओं का मूल्य पूर्व की तुलना में बढ़ जाता है। परंतु इस अतिरिक्त उत्पादन को बढ़े हुए मूल्यों पर क्रय करने हेतु उपभोक्ता उपलब्ध नहीं होते हैं, क्योंकि जनसंख्या में एक बड़ा वर्ग श्रमिकों का होता है और उन्हें केवल जीवन निर्वाह स्तर के अनुरूप ही मजदूरियां प्राप्त होती हैं। इसके अतिरिक्त मशीनों का अधिक प्रयोग होने से श्रमिक वर्ग में बेकारी की समस्या भी बढ़ जाती है। अतः अतिरिक्त उत्पादन को नए मूल्यों पर बेचना संभव नहीं होता और पूंजीपतियों को अपनी वस्तु की कीमतों को कम करना पड़ता है। ऐसी दशा में लाभों के गिरने की प्रवृत्ति पाई जाना स्वाभाविक है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। जैसे कि मैं आपको बता दूं, जो पूंजीवादी उद्योगपति होते हैं वे मजदूरों की बजाय मशीनों से ज़्यादा काम करवाते हैं और इससे पहला बिंदु तो यहाँ निकलता है कि मशीनों से ज़्यादा काम करवाने के कारण बेरोजगारी बढ़ती है। लोग होने के बाद भी उनका उपयोग नहीं करते हैं और उसके बाद धड़ाधड़ उत्पादन होता है, बहुत ज़्यादा उत्पादन करते हैं और पता चलता है कि उत्पादन तो हो गया लेकिन उपभोक्ता ही नहीं है। 10,000 केक बन गए लेकिन खाने वाले 10 आदमी भी नहीं हैं, तो फिर उनकी कीमत बहुत कम करनी पड़ती है मालिकों को ताकि सामान बिक जाए और इससे उनके लाभ गिरने की प्रवृत्ति की शुरुआत होती है और यह शुरुआत पूंजीवाद का अंत बनती है। उत्पादन में असंतुलित वृद्धि। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन संबंधी आवश्यकताओं अर्थात बाजार व मांग का सही ज्ञान नहीं होता है। इसका कारण यह है कि कीमत यंत्र के अलावा किसी ऐसी सत्ता या व्यवस्था का अभाव होना है जो उत्पादन में संतुलन का कार्य कर सके। परिणाम स्वरूप कुछ क्षेत्रों में अति उत्पादन तथा कुछ क्षेत्रों में अल्प उत्पादन की समस्या का सामना करना पड़ता है। मार्क्स ने जेबीसी के नियम पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न कर लेती है को स्वीकार नहीं किया है तथा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त उत्पादन को एक बुराई के रूप में स्वीकारा है। इसी कारण कीमतों में उच्चावचन तथा आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है। जैसे कि हमने कोरोना में या पिछले समय देखा कि सेमीकंडक्टर की बहुत अकाल पड़ गया था, उससे पहले वैक्सीन का अकाल पड़ गया था, या फिर कुछ चीज़ें। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सब स्वतंत्र होते हैं उत्पादन करने के लिए, इसलिए कई बार ऐसा होता है कि सभी लोग एक ही क्षेत्र में उत्पादन करने लगते हैं
और कुछ क्षेत्र छूट जाते हैं और एक समय ऐसा आता है कि उन क्षेत्रों में अकाल सा आ जाता है, बहुत कमी आ जाती है। तीसरा बिंदु देखें, कम उपभोग। मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख दोष कम उपभोग का पाया जाना है। इसके पीछे दो प्रमुख कारण हैं। प्रथम, पूंजीवाद में पूंजी का संग्रह आर्थिक विकास की आधारभूत शर्त होती है। अतः पूंजीपति संचयी प्रवृत्ति के कारण अपना उपभोग निरंतर कम करते हैं। दूसरे, श्रमिकों की आय कम होने के कारण उन्हें जीवन निर्वाह के अनुरूप ही मजदूरी प्राप्त होती है, फलस्वरूप उनका उपभोग स्तर निम्न होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कम उपभोग होना आर्थिक संकट अर्थात चक्रीय उच्चावचन को जन्म देता है। यानी कि जो पूंजीपति होते हैं वह लाभ तो ज़्यादा कमाते हैं लेकिन उस लाभ का उपभोग नहीं करते हैं, कंजूसी दिखाते हैं, जिसके कारण उनके चक्कर में पूंजीवाद का सत्यानाश हो जाता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इसके कारण हम कार्ल मार्क्स के विकास मॉडल का समीकरणीय रूप, जो कि गणितीय रूप भी है, इसे हम आपको एक अलग वीडियो में समझाने का प्रयास करेंगे, ताकि अभी थोड़ी तबीयत भी ख़राब चल रही है, आपको बेहतर तरीके से समझा पाएंगे हम। अभी हम जाते जाते मार्क्स के विकास मॉडल की आलोचना पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं, क्योंकि जब आप बाकी चीज़ें अच्छी तरह से समझ जाते हैं, सिद्धांत समझ जाते हैं, तो आलोचना या बुराई करना उतना कठिन नहीं होता है। अपने भाई कार्ल मार्क्स ने पूंजीवादी विकास सिद्धांत की एक अच्छी व्याख्या प्रस्तुत की है। उन्होंने अपने सिद्धांत में आर्थिक घटनाओं की प्रमुखता प्रदान करते हुए उनका समाज के अन्य पहलुओं से संबंध स्थापित किया है, वह पतन का कारण माना है। इसके अतिरिक्त उनका एक प्रमुख योगदान दीर्घकालीन विकास, मौद्रिक और वास्तविक बचत तथा विनियोग के मध्य के संबंध की व्याख्या करना है। उनका विश्लेषण स्थिर अर्थव्यवस्था का न होकर आर्थिक परिवर्तन की प्रक्रिया अर्थात एक गतिशील विश्लेषण है। हम इसे एक बार और पढ़ते हैं। कार्ल मार्क्स ने पूंजीवादी विकास सिद्धांत की एक अच्छी व्याख्या प्रस्तुत की है। उन्होंने अपने सिद्धांत में आर्थिक घटनाओं को प्रमुखता प्रदान करते हुए उनका समाज के अन्य पहलुओं से संबंध स्थापित किया है। इस प्रकार उन्होंने एक व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत किया है। मार्क्स ने तकनीकी प्रगति को ही पूंजीवाद के विकास व पतन का कारण माना है। उन्होंने कहा है कि तकनीक के जरिए ही पूंजीवाद बनता है और तकनीक की अधिकता के कारण ही पूंजीवाद का पतन हो जाता है, क्योंकि पूंजीवादी देशों में मनुष्य मतलब मैन पावर के बजाय मनुष्य श्रम के बजाय तकनीकी श्रम को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, जिसके कारण उनका पतन हो जाता है। इसके अतिरिक्त उनका एक प्रमुख योगदान दीर्घकालीन विकास, मौद्रिक और वास्तविक बचत तथा विनियोग के मध्य के संबंध की व्याख्या करना है। उनका विश्लेषण स्थिर अर्थव्यवस्था का न होकर आर्थिक परिवर्तनों की प्रक्रिया अर्थात एक गतिशील विश्लेषण है। व्यापार चक्रों के विश्लेषण को अपने सिद्धांतों में एक महत्वपूर्ण स्थान उन्होंने प्रदान किया है। अब हम उनकी आलोचनाएं देखते हैं। पूंजीवादी संबंधी भविष्यवाणियाँ। उन्होंने जो कहा है कि पूंजीवादी एक उन्नत शिखर पर पहुंचकर समाप्त हो जाती है, ये पूर्णतया गलत है, क्योंकि हम आज देखते हैं कई पूंजीवादी देश हैं, चाहे वो ब्रिटेन हो, जर्मनी हो, इटली हो, अमेरिका हो, ये कई सालों से पूंजीवाद है, लेकिन इनका अंत तो अभी तक नहीं हुआ। दूसरा बिंदु है श्रमिक व मध्यम वर्ग संबंधी धारणा। कार्ल मार्क्स ने भैया श्रमिकों को इतना भोला भाला बताया है कि उन्होंने कहा है कि जब देखो उद्योगपति उनका शोषण ही करेंगे। लेकिन एक बात उन्होंने कहीं मेंशन नहीं की कि श्रमिक वर्ग आवाज़ भी तो उठा सकते हैं। कई देशों में हम देखते हैं, चाहे वो पूंजीवादी हो, समाजवादी हो, मिश्रित अर्थव्यवस्था हो,
श्रमिक अपने अपने संगठन बनाते हैं, लेबर यूनियंस होती हैं जो उनकी मांगों को समय समय पर रखती है और उनके हितों की बात करती है। इस तरह श्रमिक शोषण से बच जाते हैं। श्रमिक संगठन जिसकी बात हम कर चुके हैं। तकनीकी प्रगति, दोस्तों इन्होंने तकनीकी प्रगति को गलत माना है। इन्होंने बताया कि तकनीकी प्रगति से विकास होगा और तकनीकी प्रगति से ही अंत हो जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि अगर तकनीकी प्रगति नहीं होगी तो विकास बिल्कुल भी संभव नहीं होगा। आज हम भारत की बात कर लें। भारत तब तक विकसित राष्ट्र नहीं था जब तक भारत में तकनीकी विकास नहीं था, लेकिन तकनीकी विकास होते ही हमारा देश अब विकासशील से विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में जाने के लिए तैयार हो चुका है, परिपक्व हो चुका है। और तकनीकी प्रगति किसी भी प्रकार बेरोजगारी का कारण नहीं बनती है। 5वां पॉइंट, अतिरेक मूल्य। मार्क्स द्वारा प्रस्तुत अतिरेक लाभ की कोई सही माप उपलब्ध नहीं होती। उन्होंने निरपेक्ष आवश्यक मूल्यों पर जोर दिया है, जबकि व्यवहार में हमारा संबंध वास्तविक कीमतों से होता है। ये भी बिंदु है। राज्य की योगदान की उपेक्षा, उन्होंने कहा है कि जो राज्य का योगदान है वह बिल्कुल भी नहीं होता है और राज्य बिल्कुल भी भूमिका नहीं निभाता है, जबकि राज्य किसी भी समाजवाद हो चाहे पूंजीवाद हो, औद्योगिकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और राज्य की ही सरकारों की ही सरल नीतियों के कारण किसी भी क्षेत्र का विकास होता है। ऐतिहासिक विश्लेषण, मार्क्स का यह कथन कि समाजवाद पूंजीवाद के पश्चात की अवस्था है, अर्थात पूंजीवाद के विकास अनिवार्य रूप से समाजवाद का जन्म होगा, गलत सिद्ध हुआ। श्रीमती रॉबिन्सन के अनुसार समाजवाद पूंजीवाद के बाद की अवस्था न होकर वास्तव में पूंजीवाद का प्रतिस्थापन है। मतलब समाजवाद पूंजीवाद का एक बदलता स्वरूप है। माफ़ कीजिए, मैं थोड़ा धीरे धीरे बोल रहा हूँ। इस प्रकार कहा जा सकता है कि मार्क्स का पूंजीवादी विकास सिद्धांत एक वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत करता है। पूंजीवाद के अनेक दोषों एवं कमजोरियों के कारण मार्क्स ने इसे स्वयं समाप्त हो जाने की कल्पना की, परंतु यह कल्पना सत्य सिद्ध नहीं हुई। वास्तव में पूंजीवाद के आज जीवित रहने का प्रमुख कारण इसकी लोच है। समय अनुसार यूरोप या अनेक पूंजीवादी देशों ने इस प्रणाली में अनेक संशोधन कर लिए, अर्थव्यवस्था पर अनेक नियंत्रण लगाए। इसी कारण अनेक आधुनिक अर्थशास्त्र इन पूंजीवादी देशों को मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले देशों की श्रेणी में सम्मिलित करने लगे। मिश्रित अर्थव्यवस्था जो भारत में है, यानी कि सरकार पूंजीवाद पर नियंत्रण कर सकती है और उद्योगपतियों की शोषण करने की शक्ति को बिल्कुल नष्ट कर सकती है। अब देखते हैं प्रमुख प्रश्न। कार्ल मार्क्स की इतिहास भौतिकवादी व्याख्या कीजिए। ये हमने पढ़े थे भाई। इसमें हमने जो उत्पादन शक्ति है और उपभोग प्रक्रिया है वो हमने आपको बताए थे। मार्क्स के अतिरेक मूल्य सिद्धांत की विवेचना, ये भी हमने आपको बताए हैं। अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत में कैसे कार्य के घंटे बढ़ाकर या फिर अतिरिक्त काम करवाया जाता है। इसके बाद कार्ल मार्क्स का पूंजीवादी विकास सिद्धांत, ये भी हमने आपको समझाया। कार्ल मार्क्स के विकास मॉडल का समीकरणीय रूप, ये वाला प्रश्न जो है हमने ये नहीं समझा पाए हैं, ये हम आपको अगले वीडियो में समझा देंगे। कार्ल मार्क्स के विकास मॉडल की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए, ये भी हम आपको आगे समझाएंगे। मार्क्स के इतिहास, ये भौतिकवादी व्याख्या तथा अतिरेक मूल्य सिद्धांत के संक्षेप में विवरण, ये ऊपरी वाले हैं और ये भी हम आपको समझा चुके हैं। और उत्पादन संबंध भी हम आपको समझा चुके हैं। ठीक है, अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपसे कितने बनते हैं। अपने आप से पूछिए आप क्या क्या कर सकते हैं। दास कैपिटल पुस्तक के रचयिता हैं। शुरू में 10 बार रट्टा मरवाया था, कार्ल मार्क्स जी हैं। मार्क्स द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है। उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया? अतिरेक मूल्य सिद्धांत, पूंजीवादी सिद्धांत या फिर इतिहास की भौतिकवादी सिद्धांत। तो उन्होंने ये सभी दिया है। देख लें आंसर, उन्होंने सभी दिया है। इसके बाद
मार्क्स के अनुसार अतिरिक्त मूल्य को बढ़ाया जा सकता है कार्य के घंटे बढ़ाकर, तो इसका आंसर भी है उपरोक्त सभी। अगला बिंदु है मार्क्स ने द्रव्य की गति का सूत्र दिया है, तो यह सूत्र होगा, आपने आंसर भी देख लिया तो अब क्या, MCM, ये डॉट वाला है। अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में संकट का कारण होता है उत्पादन में असंतुलित वृद्धि। मार्क्स के अनुसार कुल उत्पादन O का फलन होगा, तो ये सभी इसका आंसर है। और यह समाप्त हुआ हमारा एक बिंदु। और वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि हर इंसान, हम कोई भी एक खाली दिमाग और एक खाली शरीर के साथ पैदा होता है। आपकी पसंद नापसंद क्या होगी, कैसे होगी, यह आप निर्भर करेंगे, आप पर निर्भर करेगा। कई बार दोस्तों हम यह मान लेते हैं कि यह विषय हमारा पसंदीदा विषय नहीं है और हम इसमें कभी कुछ बेहतर नहीं कर सकते। तो इसको इस उदाहरण से समझिए कि आपकी गर्लफ्रेंड, आपका बॉयफ्रेंड या फिर आपका परिवार, जिनसे आप प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, जिन्हें पसंद करते हैं और जिन्हें समझते हैं, आप उन्हें ऐसा क्यों कर पाए? क्योंकि आपने उन्हें समय दिया। जब आपने उन्हें समय दिया तो आपने उन्हें समझा। जब समझा तो आप उनकी अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, कमजोरियाँ और मजबूतियों को पहचानने लगेंगी। और अच्छाइयों और बुराइयों के आधार पर ही आपने ये तय कर लिया कि कौन आपका सबसे पसंदीदा इंसान है और कौन दूसरा पसंदीदा इंसान है और कौन सबसे बुरा इंसान है आपके लिए। इसी तरह आपने उस विषय को पसंदीदा बनाया जिसे पढ़ने में आपको मज़ा आता था और जिसके साथ आप ज़्यादा समय बिताते थे। लेकिन आपने उस विषय को इसलिए नकार दिया क्योंकि वो पढ़ने में थोड़ा कठिन पड़ता है और आप उसमें बोर होने लगते हैं। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि आपने चाहकर भी उसमें ज़्यादा समय नहीं दिया और अपने मन में एक धारणा बना ली कि ये विषय मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसलिए कोशिश करें कि रोज़ 10 मिनट, ज़्यादा नहीं, 10 मिनट उस विषय को पढ़ें जो आपको पसंद नहीं है। देखिएगा एक दिन ऐसा आएगा जो उस विषय के प्रति आपको ये बताएगा कि ये अब आपका दूसरा सबसे पसंदीदा विषय बन चुका है। दोस्तों, आप सुन रहे थे, आप देख रहे थे कार्ल मार्क्स का विकास सिद्धांत। मैं हूँ विकास टेकरे और आप मुझे सुन रहे थे मेरे अपने यूट्यूब चैनल द हिस्ट्री में। धन्यवाद, नमस्कार।